आज हम इस वीडियो में गैमेटोजेनेसिस, जिसे आप हिंदी में युग्मक जनन कहते हैं, इसके जनरली दो भाग होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस। शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन का इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड ओवम का भी इसमें हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग चित्र के माध्यम से इन तीनों प्रश्नों को, जो लॉन्ग में आपसे पूछा जाता है या बहुत सारे कंपटीशनों में छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में पूछा जाता है, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए बिना स्किप किए स्टेप बाय स्टेप इसे समझने का प्रयास करें। तो आइए सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं। जनरली आप लोगों से एक परिभाषा पूछी जाती है, बायोलॉजी में कोई भी टॉपिक आता है तो उसके सबसे पहले परिभाषा पूछी जाती है। जैसे आप देखते हैं हम लोग गैमेटोजेनेसिस, तो वृषण अथवा अंडाशय की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मक निर्माण की क्रिया को हम लोग युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यदि मेल में यह क्रिया होगी तो उसे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन, और यदि फीमेल में यह क्रिया होती है जिसे हम लोग ooजेनेसिस या अंड जनन कहते हैं। अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, इसके कुल कितने पद होते हैं और उसे भी हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, फिर हम लोग ooजेनेसिस पढ़ेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और जो ooजेनेसिस है उसके द्वारा ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं, फिर इसको चित्र के माध्यम से समझ लेंगे और बाद में स्पर्म और ओवम का स्ट्रक्चर भी हम लोग चित्र के माध्यम से और थ्योरेटिकली देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं। तो नर के वृषण की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा एक लाइन के यहाँ छोटे से देख सकते हैं। और इसमें मुख्यतः दो पद होते हैं। फर्स्ट, जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। सेकेंड में स्पर्मेटिड्स का शुक्राणुओं में रूपांतरण होता है, जिसे आप शुक्र कायांतरण कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पर्मेटिड्स का निर्माण। जनन काल प्रारंभ होने से कुछ समय पूर्व ही स्पर्मेटिड के निर्माण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और यह जो पूर्ण क्रिया है 3 प्रावस्थाओं में पूर्ण होती है। तो यहाँ स्लाइड के माध्यम से आपको तीनों चरण भी इसके दिखाए जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड यहाँ पे ग्रोथ फेज है और थर्ड है मैचुरेशन फेज। तो जो मल्टीप्लिकेशन फेज है, नाम से ही पता चल रहा है गुणन प्रावस्था। जनन एपिथेलियम की जिन कोशिकाओं में शुक्राणु बनते हैं वे प्राथमिक जनन कोशिकाएं या प्रिमार्डियल जर्म सेल कहलाती हैं और इनका आकार एवं केंद्रक जनन एपिथेलियम की अन्य कोशिकाओं के अपेक्षा बड़ा होता है और ये माइटोसिस द्वारा बार बार विभाजित होती हैं। इस प्रकार बनी कोशिकाओं को हम लोग स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणु जनन कहते हैं। ये कोशिकाएँ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर वाली होती हैं। सेकेंड प्रावस्था में इसके चलते हैं, जिसे हम लोग वृद्धि प्रावस्था बोलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं विभाजन के पश्चात स्पर्मेटोगोनिया पोषक पदार्थ एकत्रित करके आकार में काफ़ी बड़ी हो जाती है। अभी हम लोग चित्र में भी देखेंगे। अब ये शुक्राणु कोशिकाएं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाती हैं और इनका केंद्रक भी अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। थर्ड इसका स्टेप देखते हैं हम लोग। इस थर्ड स्टेप के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे आप मेल गैमीट भी कहते हैं। इसे मैचुरेशन फेज आप बोलते हैं। साथ साथ याद करते चलें, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कोशिका में 2 विभाजन होता है। एक होता है फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन और दूसरा होता है सेकंड मैचुरेशन डिवीजन, जिसे आप प्रथम परिपक्वन विभाजन तथा द्वितीय परिपक्वन विभाजन कहते हैं। अब प्रथम परिपक्वन विभाजन में क्या होता है? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कोशिका में होने वाला प्रथम विभाजन मियाटिक होता है, अर्धसूत्री होता है। इसको प्रथम परिपक्वन विभाजन हम लोग कहते हैं। इसके फलस्वरूप जो कोशिकाएँ बनती हैं उसे हम द्वितीय स्पर्मेटोसाइट्स या शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। अब जब सेकंड मैचुरेशन फेज की बात करेंगे, कुछ समय पश्चात प्रत्येक द्वितीय शुक्राणु कोशिका में सेकंड मैचुरेशन डिवीजन होता है और इस प्रकार 2 परिपक्वन विभाजनों के फलस्वरूप प्रत्येक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें हम लोग शुक्राणुपूर्व या स्पर्मेटिड्स कहते हैं। और प्रत्येक स्पर्मेटिड्स में गुणसूत्रों का केवल एक ही सेट होता है और स्पर्मेटिड्स के कायांतरण से क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इस तरह से आपने यहाँ 3 प्रावस्थाओं में देख लिया कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। सेम तरह से हम लोग ओवम का फॉर्मेशन भी देखेंगे, फिर चित्र के माध्यम से इसे समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए अंडाणु जनन की परिभाषा थोड़ा सा देख लें। मादा जंतुओं के अंडाशय को स्थित करने वाले जनन एपिथेलियम की जनन कोशिकाओं से
अंडाणु बनने की क्रिया को हम लोग अंडाणु जनन कहते हैं या oogenesis कहते हैं। इसके फलस्वरूप एक कोशिका से एक अंडाणु बनता है। यहाँ थोड़ा सा अंतर आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक शुक्राणु जनन की पूरी प्रक्रिया के दौरान कितने स्पर्म का निर्माण होता है, 4 स्पर्म का निर्माण होता है। और लेकिन oogenesis जो अंडाणु जनन की प्रक्रिया है, इसमें कितने अंडाणुओं का निर्माण होता है, केवल 1 होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके फलस्वरूप केवल 1 ओवम बन रहा है और शुक्राणु जनन में 4 शुक्राणु माने 4 स्पर्म बनते थे, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है जनन कोशिकाओं से आधी अनजनन की क्रिया आधी हो जाती है। अनजनन की क्रिया जनन काल के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाती है ताकि आने वाले जनन काल में अपरिपक्व अंडाणु तैयार हो सके। और अनजनन की प्रक्रिया भी 3 प्रावस्थाओं में ही पूर्ण होती है, ऐसे बांटा जा सकता है। तो इसमें वही मल्टीप्लिकेशन फेज है, ग्रोथ फेज है और मैच्योरेशन फेज है। तो अंडाशय को स्थित करने वाली जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर संख्या में बढ़ती हैं। इस प्रकार बनी कोशिकाओं को oogonia या हम लोग एग सेल कहते हैं। सेकंड स्लाइड में हम लोग देखते हैं ग्रोथ फेज में। अब जो गुणन में बनी एग सेल थी या oogonia पोषक पदार्थ एकत्रित करके आकार में बढ़ती हैं। तो ये भी स्पर्म की तरह ही दोनों लगभग प्रक्रियाएं हैं, बस लास्ट वाले फेज में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। निश्चित आकार तक वृद्धि करने के बाद विभाजन के लिए तैयार हो जाती है और प्रत्येक कोशिका प्राथमिक oocyte कहलाती है, किंतु सभी oogonia प्राथमिक अंड कोशिका नहीं बनाती हैं। इनमें से कुछ छोटी रह जाती हैं और पुटक कोशिकाएं या फॉलिकल सेल कहलाती हैं। और थर्ड इसमें देखें हम लोग मैच्योरेशन फेज में, इसमें निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। इसमें भी देखिए 2 जनरली मैच्योरेशन होता है, प्राथमिक फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन और एक होगा सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन। तो यहाँ हम लोग देखते हैं प्राथमिक अंडक में प्रथम परिपक्व विभाजन अंड रोपण के समय होता है और यह विभाजन मियाटिक होता है और इसके फलस्वरूप गुणसूत्र 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है और 2 अलग अलग कोशिकाओं में चला जाता है। तो इस प्रकार कोशिका के में गुणसूत्रों की संख्या आधी रहेगी क्योंकि आधे आधे भागों में बढ़ के 2 भागों में चला जा रहा है। और प्रथम ध्रुव कोशिका या प्रथम पोलोसाइट जो सेल होती है वो द्वितीयक अंडक कहलाती है। अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड परिपक्व विभाजन देखेंगे। थोड़ा सा कम समय में अधिक आपको कंटेंट प्रोवाइड करने के कारण थोड़ा सा स्पीड यहाँ पे बढ़ाई जाती है। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप उसे बिना किसी कन्फ्यूजन के कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस चैनल को आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे। और यह विभाजन लगभग उस समय होता है जब अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंचता है और उस समय तक पूर्ण नहीं होता है जब तक कि शुक्राणु उसमें प्रवेश नहीं करता है। यह विभाजन अर्धसमसूत्री होता है। तो अभी तक अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था, अब यहाँ पे समसूत्री विभाजन होगा जिसके द्वारा एक छोटी कोशिका द्वितीयक बने सेकंड पोलराइड सेल कहलाएगी, बड़ी परिपक्व अंडाणु बनाती है। और प्रथम ध्रुव कोशिका भी कभी कभी 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, तत्पश्चात ध्रुव कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी पोलराइड सेल हो चाहे सेकेंडरी, दोनों जब विभाजित होती है इसमें पोलर बॉडी बनती है तो वो नष्ट हो जाती है। और इससे हम लोग थोड़ा सा गैमेटोजेनेसिस को चित्र के माध्यम से देखेंगे। और आपको पहले ही बताया कि गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया जो होती है 2 चरणों में होती है। एक तो बोलते हैं हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा बोलते हैं oogenesis। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे जिसके द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखिए एक कोशिका होती है जिसे स्पर्मेटोगोनिया हम लोग बोलते हैं और ये डिप्लॉयड कंडीशन में होती है। और इसमें इससे सबसे पहले फॉर्मेशन होता है प्राइमरी oocyte का। और प्राइमरी oocyte का जो फॉर्मेशन है ये भी डिप्लॉयड कंडीशन की ही होती है। इसके बाद इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसे आप बोलते हैं मियासिस फर्स्ट। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा जो प्राइमरी oocyte है ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो जाती है। तो माने एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होगा। अब ये 2 बराबर भागों में बढ़ गया तो ये जो इसमें क्रोमोसोम नंबर है वो 50-50 हो जाएंगे, माने ये हैप्लॉयड कंडीशन होगी। फिर इसमें मियासिस सेकेंड होगा, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होगा। जब अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होगा तो इसमें जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से ये पुनः 2 स्पर्मेटिड्स में परिवर्तित हो जाएंगी। तो इस तरह से 4 यहाँ पे स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और उसके बाद डिफ्रेंशिएशन होता है। डिफ्रेंशिएशन माने प्रत्येक जो स्पर्मेटिड्स है ये स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो स्पर्मेटाइजेशन की प्रोसेस होती है इसमें एक स्पर्मेटोगोनियम से एक बार में कुल कितने स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सेम प्रोसेस होती है oogenesis में जिसे हम लोग अंडाणु जनन कहते हैं। इसमें एक oogonia जो होती है उसे प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है।
फिर इसमें भी मियासिस फर्स्ट होता है। जब मियासिस फर्स्ट होगा तो इसमें 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा जो हैप्लॉइड कंडीशन में होगा। ये कंडीशन जो यहाँ पे दी है डिप्लॉइड हैप्लॉइड की दोनों के लिए सिमिलर है। फिर यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, जब सेकेंडरी मियासिस होता है, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इससे ऊटिड का निर्माण होता है और सेकेंड पोलर बॉडी और फर्स्ट पोलर बॉडी और ऊटिड का निर्माण होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड जो पोलर बॉडी है ये नष्ट हो जाती है और उस बचता क्या है, एक ओवम बनता है। तो इस तरह से एक ओगोनियम द्वारा एक बार में अंडार्जन की प्रक्रिया में एक ओवम का ही फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। इस चित्र को आप स्क्रीनशॉट लेकर ड्रा भी कर सकते हैं, क्योंकि आप यदि किसी प्रश्न का लॉन्ग में आंसर दे रहे हैं या किसी को समझाने का प्रयास करें तो बिना चित्र के बेटर नहीं रहता है बायोलॉजी में। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले ओवम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसको हम चित्र के माध्यम से भी देखेंगे, फिर स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखेंगे, दोनों फिर चित्र के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग यदि इसे फीमेल गैमेट बोलते हैं या ओवम आप बोलते हैं या न्यूक्लियस भी कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो फीमेल का अंडाणु होता है 0.1 mm व्यास का होता है और इसका अंडाणु का जो आकार होता है बड़ा होता है। इसमें संचित पीतक के कारण ऐसा होता है और पीतक भी पोषक पदार्थ संचित आते हैं और सभी जंतुओं में 0.01 mm परिपक्व अंडाणु सामान्य कोशिका से कहीं अधिक बड़ा होता है। इसी तरह से हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे स्पर्म का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर चित्र में देख लेंगे। जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म होता है ये जनरली 3 भागों में विभाजित होता है, कहीं कहीं पे आपको 4 भाग भी मिलेंगे। तो यहाँ देखिए प्रत्येक स्पर्म जो होता है पतला लंबा होता है और एक्साइटेड कंडीशन में अपनी पूंछ की सहायता से ये मूवमेंट करता है, इसमें गति होती है और ओवम में गति नहीं होती है। इसमें 3 भाग होते हैं, सिर और वक्ष होता है, मध्य भाग जिसे आप बोलते हैं, और उसके बाद पुच्छ भाग होता है, टेल। लेकिन कहीं कहीं पे आपको इसका बॉडी भी मिलेगा, नेक भी मिलेगा। तो आप 4 भाग कर सकते हैं। इसमें हेड होता है, नेक होता है, मिडल पीस होता है और इसका टेल होता है। तो थोड़ा सा सबके बारे में देख लेते हैं, इससे कई सारे प्रश्न भी आते हैं और स्ट्रक्चर भी बनाने के लिए आता है। तो यहाँ देखिए इसका हेड जो होता है लॉन्ग होता है और एक इसमें लॉन्ग केंद्रक भी होता है और आगे को इसमें उभार जैसा संरचना होती है जिसे हम लोग इसका हेड कहते हैं, उसका नाम होता है एक्रोसोम। मध्य भाग अपेक्षाकृत छोटा होता है और अस्पष्ट होता है। इस भाग में 2 सेंट्रियोल होते हैं। पूछा जाता है सेंट्रियोल किस भाग में पाया जाता है, किस भाग में उपस्थित होता है, तो मिडिल भाग में। और यहीं पूछा जाता है माइटोकांड्रिया किस भाग में उपस्थित होता है, तो माइटोकांड्रिया भी इसी में। और एक स्पाइरल शीथ कहाँ पे होती है, ये भी मिडिल भाग में होता है। तो मिडिल भाग यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है क्वेश्चन के लिए। और नेक्स्ट चलते हैं, मिडिल भाग भी उसे बोलते सकते हम लोग, बॉडी बोल सकते थे। और फिर टेल की बात करते हैं, या जीव द्रव्य की झिल्ली के रूप में होता है जिसकी मध्य रेखा में एक पतला अक्ष सूत्र एक्सियल फिलामेंट होता है। पिछले भाग में झिल्ली नहीं होती और केवल नग्न अक्ष माने सूत्र ही होता है और इसको ही आप एंड पीस कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चित्र के माध्यम से स्ट्रक्चर आप ओवम देख लेते हैं। इससे भी 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है उनके नाम क्या हैं। तो यहाँ देखिए सबसे बाहर की ओर जो सेल होती है इसमें सेल आपको ना रेडिएटा कहलाती है और सेकंड जो इसमें थिक लेयर आप देख रहे हैं वाली ये कहलाती है जोना पेलुसिडा। और थर्ड इसमें जो होती है ये आप देख रहे हैं पेरीविटिलाइन स्पेस इसी बीच में है और इसे हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन इसमें नहीं लिखा हुआ है। और इसके अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है वो पूरा कहलाता है साइटोप्लाज्म और इसके मध्य में आप देखेंगे तो ये कहलाता है आपका न्यूक्लियस। तो इस तरह से आपने यहाँ पे ओवम का स्ट्रक्चर भी देख लिया। और अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की, जिसमें हमने बताया कि अभी तक केवल बताया कि कितने भाग होते हैं। आप यहाँ चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि इसमें देखिए यहाँ पे ये हेड रीजन है और ये नेक है, ये इसका मिडिल पेस है और ये टेल। 4 भाग होते हैं जनरली इसके। तो जो सबसे इसका अग्र भाग है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जिसे आप हेड कहते हैं और सबसे इसकी आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और यहाँ पे ये जो ब्लैकिश पोर्शन देख रहे हैं आप ये एक्रोसोम कहलाता है। और फिर इसका ये लांग, यहाँ पे लांग की बात हुई तो लांग यहाँ पे न्यूक्लियस इसका होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल कंटेन करता है और यहाँ पे ये इसका थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड नेक होता है और ये कुल मिला के इसका हेड पोर्शन कहलाता है। और मिडिल पीस में चलेंगे तो मिडिल पीस में आप यहाँ देख सकते हैं माइटोकांड्रिया होता है, इसमें सेंट्रियोल्स होते हैं और इसमें गाल्जी बॉडी भी होती है और ये माइटोकांड्रिया मेजर रोल प्ले करते हैं इसकी गति में। और ये इसका लास्ट पोर्शन देखेंगे हम लोग टेल। तो ये पूरा वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस हम लोग देखेंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे आप लाइक कर सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।